हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम आर एस खुरमी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, जो कि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूएससी गेट चाहे एसएससी जेई जो कि जल्दी आने वाला है, और स्टेट पीएससी जैसे यूपी पीएससी, और या फिर बीपीपीएससी जैसे पीएससी पीएसयू जैसे वाइजैक स्टील और एनएलसी इंडिया। तो ऐसे कोई से भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हम 100 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। ये छठवां लेक्चर है और यहाँ पे 120 हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा इस सीरीज में आपको। वीडियो को शुरू करते हैं अब। अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी और कंसेप्ट से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो हमारा एक और चैनल है S4N, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारा अभी चल रहा है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे मैं स्टडी फॉर नौकरी पे ऑलरेडी सीरीज ला चुका हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स पे भी मैंने 11 लेक्चर्स लाए हैं, जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया है। थर्मोडायनेमिक्स के लिए एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे चल रहे हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे मेरा एक थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अलग लेक्चर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। डायरेक्टली क्वेश्चंस उन पॉइंट से पूछे गए हैं जो कि मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, और जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे तैयारी करें आने वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में, उसमें मैंने आपको प्रूफ दिया था कि किस तरीके से जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं को मैंने एनालाइज करके इसकी थ्योरी बनाई है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स काफ़ी लोग कम पढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर आप सिर्फ उतना ही पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से 90% से 80 से 90% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर जाएंगे। जरूर से देखिएगा इन सारी चीज़ों को। देखते क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्राइंगल सेक्शन ऑफ द बेस बी, हाइट h है, बहुत बढ़िया। एन एक्सिस passes through its vertex and parallel to base is that, तो यहाँ पे कंपेयर करना है टू दैट ऑफ सी जी से जो पास होती है एक्सिस से। ठीक है, अब देखिए सी जी से जो एक्सिस पास हो रही है और बेस से पैरेलल है, उसके अलोंग होता है बी एच क्यूब बाय 36। अब अगर मुझे इस एक्सिस के अलोंग निकालना है तो वो हो जाए, अगर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊं तो आई सी जी प्लस इसका एरिया, तो वो हो जाएगा बी एच बाई टू इंटू डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है h/3। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2h/3। तो 2h/3 का होल स्क्वायर, यानी कि मैं इधर 4h² बाय 9 लिख देता हूँ। इसको फिर फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो bh³ बाय 36, bh³ बाय 36 यहाँ पे ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। ये बी एच और यहाँ से h², तो ये भी कितना हो जाएगा bh³, और ये 4 से ये 2 जाएगा और 2/9 आ जाएगा। bh³ बाय 9 में यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास बचेगा 1/4 प्लस, और यहाँ पे 2। तो फिर कितना हो जाएगा, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा bh³ बाय 36, 9×4 = 36, और यहाँ पे 4×2 = 8 + 1 9। तो bh³ बाय 36 9 टाइम्स है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको बतानी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको किसी एक एक्सिस के बारे में बताना है जो पैरेलल है एक्सिस टू द थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आई उस एक्सिस के अलोंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। तो ये मैंने पिछले क्वेश्चंस में यूज किया। The moment of inertia about a thin disk of mass m and radius r about an axis through its center of gravity and perpendicular to the plane, तो वो आपको mr² बाय 2 देखने को मिलेगा, 103 का a। A moment of inertia of a thin rod of mass m and length l about an axis through the center of gravity perpendicular to length, तो इसमें आपको ml² बाय 12 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। Moment of inertia of a solid cylinder of mass m and radius r and length l दी है through the longitudinal axis और polar axis। तो इस तरीके का अगर हमारा सिलेंडर होता है तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है लेंथ की पैरेलल में, इस एक्सिस के अलॉन्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा mr²बाय 2। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन स्फेरिकल शेल
ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, आपको 2/3 mr² देखने को मिलेगा, और अगर ये सॉलिड हो जाएगा तो 2/5 mr² हो जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस है अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू इट। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसने स्फीयर बोला है तो हम सॉलिड स्फीयर ही मान के चलेंगे। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, आई पी इज इक्वल टू आई जी प्लस एरिया इंटू आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आई जी जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 2/5 mr², और यहाँ पे मास इंटू आर स्क्वायर, सॉरी मास। और इस एक्स, ये अगर स्फीयर है तो इसकी डायगोनल के अलॉन्ग होता था, उसके जो इस डायगोनल के लॉन्ग सी जी से पास होने वाला 2/5 mr² था, और आर डिस्टेंस हम जाएंगे तब इसके टेंजेंशियली पहुंचेंगे, तो mr² उसमें और ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है सी जी से इस एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो mr²। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 7/5 mr² यानी कि 107 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 108वां। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर m एंड रेडियस, तो वो मैंने बताया 2/5 mr², तो 108 का बी। नाइन्थ का देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड कोन ऑफ मास m एंड द बेस रेडियस जिसका r है, तो एंड वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। तो ऐसा अगर कोन है हमारे पास, तो इस एक्सिस के अलोंग हमें निकालना है, और जिसका रेडियस r है, तो वो हो जाता है हमारा 3/10 mr², यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। A force acting in opposite direction to the motion of the body is called as force of friction। देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट तो करता है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, पर आप ये नहीं कह सकते कि जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में एक्ट करेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। आप एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे, जब ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही होगी तो इसमें mg नीचे की तरफ लग रहा है, इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसकी फोर्स नीचे लग रहा है, पर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है क्या? नहीं। हाँ, इसके ऊपर जो एयर ड्रैग लगेगा इसके एयर के फ्रिक्शन के कारण, वो इसके डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा मोशन के, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही हो जाएंगे। मान लीजिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है, बॉल में पॉजिटिव चार्ज है और ये ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ एक प्लेट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, क्या वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा? तो नहीं, तो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन के साथ। तो 110 का बी देखने को मिलेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स which comes into play when a body just begin to slide over the surface of the body is known as। तो just begin to जब होता है तो आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन देखने को मिल जाएगा, मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होगा उसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इट इज रेस्ट, तो वो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। 112 का ए, द रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू डायनेमिक फ्रिक्शन, तो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा और डायनेमिक फ्रिक्शन उससे कम होगा, तो इनका रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, तो 10113 का सी। द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय द बॉडी व्हेन इट इज मोशन, तो जब मोशन में है तो आपको डायनामिक फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। डेफिनेशन है सिंपल सी, और कुछ नहीं है। द स्टैटिक फ्रिक्शन बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस, तो बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सर्फेसेस, बिल्कुल सही है। ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन बॉडी टेंड्स टू मूव, या तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है या जिस डायरेक्शन में टेंड्स टू मूव है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन लगेगा। तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट है। 115 का डी। 16वां देखते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा बड़ा होता है, तो ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन। द एंगल ऑफ inclined plane at which the body just begin to slide down the plane is called helix angle। तो इसको हेलिक्स एंगल नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज, जिसको हम आगे देखेंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा इस केस में। फिर है द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद द रिजल्टेंट, तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन एट विच द बॉडी बिगिंस टू मूव डाउन द प्लेन, तो जैसा मैंने बताया इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड अ बॉडी ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल दिया इसने, अब हॉरिजॉन्टल जब प्लेन है तो जो रिएक्शन होगा नॉर्मल रिएक्शन आर, तो जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो आ जाएगा
म्यू इंटू आर। अब अगर मैं ये मान के चलूँ, यहाँ पे जो ये थीटा दिया हुआ है, ये म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, और तो फिर म्यू आर को मैं डब्ल्यू टेन थीटा लिख सकता हूँ। तो इस केस में इस तरीके से अगर मैं मानूँ तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। वैसे इस केस में यहाँ पे अगर इनको देना चाहिए कि म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा एंड म्यू इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इतना एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था, पर चूंकि बुक में दिया नहीं है और मैंने बुक से ही सेम टापा है, अपना दिमाग अलग से नहीं लगाया, तो सी ऑप्शन इस केस में आपको देखने को मिलेगा। बुक में भी यही दिया हुआ है, और मेरे ख्याल से जो बुक बना, जिसने भी बुक लिखी है आर एस कुर्मी साहब ने, तो उन्हीं ने ये सोच के ही लिखा होगा। तो ये 20 क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आपको ये कोई वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।